तो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड आया क्यों। देखिए, जब हमारे पास अलग अलग तरह के मेटल नॉन मेटल्स होते हैं तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं और कंपाउंड बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह के मेटल नॉन मेटल एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो है वो किसी कारण से बनेंगे, या तो वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं तो उसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। और ये कब होता है? जब एक नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट और एक पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट आपस में कंबाइन होता है। यही अगर एक पॉजिटिव पॉजिटिव या एक नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन होना चाहता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड से हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग अधिकतर जो भी पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा पूरा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, यानी आज हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को कंबाइन करने वाले हैं, सरल भाषा में एक मेटल और एक नॉन मेटल को। तो आज का टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। आज का टॉपिक है कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ध्यान से देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। इसका क्या मतलब है कि जो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी किसी भी एलिमेंट के टेंडेंसी पे कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल कैसे करना चाहता है। मानते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 70। जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो डिवीजन होते हैं, पहले में 2 आएंगे के शेल में, एल शेल में 8 एंड के एल एम शेल में कितने आएंगे? 7 आते हैं। तो 7 नहीं, उसको 8 की कैपेसिटी होती है अपना लास्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसकी टेंडेंसी कितनी हुई? 1। और यही चीज क्या होती थी? वैलेंसी भी। तो हम वैलेंसी के बेसिस पे ही जज करते हैं इन सबको। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि उसकी वैलेंसी 1 है, यानी -1 उसको, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, -1 चार्ज बनाना चाहेगा। तो जितनी उसकी टेंडेंसी होगी उतना ही वो चार्ज बनाएगा, उतना ही वो टाइटली बॉन्ड बनाएगा। अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। Atom of metals can be lost electron from valence shell to form cation। जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन बनाते हैं, अपने को पता है। वजह से सोडियम हो गया वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3। तो इस तरीके से वो लोग 1 2 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और वो बनाएंगे कैटायंस। इधर बात करते हैं एटम्स ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म ऑन एनायन। तो जो नॉन मेटल होंगे वो एनायन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करके, जैसे क्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन गया। इधर से और क्या देख लेते हैं, क्लोरीन के पहले सल्फर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी होंगे ये सब बनाएंगे नॉन मेटल्स। अब इनको आगे समझते हैं। Positively charged ions attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction, forming ionic compound। जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे बाय आयनिक बॉन्ड, और यही वो बॉन्ड इज शेयर करें। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज एटम्स। 2 पॉजिटिवली चार्ज एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है वही आयनिक बॉन्ड है। आइए समझते हैं इस टॉपिक पे। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब हम देखने जाएंगे कैसे ये मिलते हैं। तो Na क्या है? एक मेटल है। Cl क्या है? एक नॉन मेटल है। आइए देखते हैं। जो मेटल होगा उसकी वैलेंसी यहाँ पे Na की वैलेंसी 281 है, मैग्नीशियम आ जाएगा तो 282, एल्युमिनियम आ जाएगा 283। तो इस तरीके से, और ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेल वाला छोड़ देगा ताकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी फुलफिल हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर इसके पास 28 बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर इसके पास 28 बचेगा। ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन, के शेल के, एल शेल के, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कौन? क्लोरीन गेन कर सकता है। कैसे क्लोरीन गेन कर सकता है? नहीं, बहुत सारे कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किससे रिएक्शन करवाना चाहते हो। यहाँ पे मैं NaCl बनाना चाहता हूँ तो मैं NaCl के साथ चेक करूंगा। Na से इलेक्ट्रॉन निकला, वो कहाँ जा सकता है? Cl पे जा सकता है। तो हम लोग Cl पे चेक करते हैं। अब Cl पे जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, Cl की वैलेंसी क्या होती है? 2 8 and 7। तो 287 वाले एक ऐसे एलिमेंट पे जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 287 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, एल शेल में 8 और
जो एम शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट पे 7 है, लेकिन आउटर मोस्ट पे 7 नहीं होना चाहिए, ये अनस्टेबल स्टेट होता है। स्टेबल बनाने के लिए या तो 7 के साथ बाहर निकालो या 1 देके 8 बना दो कंप्लीटली स्टेबल पोजीशन बनाने के लिए। अच्छा, तो अब ये कंप्लीटली यहाँ पे 7 लेके बाहर जाना मुश्किल है एज कम्पेयर टू 1 लेके अंदर आना, तो हम 1 अंदर लेके जाएंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 288 क्लोरीन नेगेटिव बन गया। अब देखते हैं जब इनको अपन ऐड करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। बेसिकली Na के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में था, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये डॉट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम के इलेक्ट्रॉन को, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को, तो ये डॉट से इधर चला गया। अब फर्दर ये रिएक्शन कैसे हुई देखिए, Na पॉजिटिव और Cl जो है अपना 8 इलेक्ट्रॉन के साथ आउटरमोस्ट शेल में एक नेगेटिव चार्ज तक बैठा है, और इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। तो ये रहा हमारे पास आयनिक बॉन्ड से बना हुआ पहला कंपाउंड। दूसरा देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब MgCl2, अच्छा ये आप लोगों को ऐसे उस तरह से याद होगा, वैलेंसी के हिसाब से करते थे ना, तो Mg की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1 क्रॉस कर दो, वैसे भी आप निकालोगे तो वही चीज आएगी, क्योंकि वहां पर वैलेंसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो बनाना है यहाँ पे वैलेंसी पे ही बनाना है। अब आगे देखते हैं, Mg जो है 282 का बॉन्ड स्ट्रक्चर रखता है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 282। अब 2 का मतलब क्या आया, फिर से वही KLM, K पे 2, L पे 8, M पे 2, M पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा कि अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन है 8 करने हैं, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है तो ये निकालने वाले ऑप्शन पे जाएगा। इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, बन गया पॉजिटिव चार्ज, बन गया कैटायन, मैग्नीशियम का कैटायन रेडी हो चुका है Mg2+ के साथ। वैलेंसी इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 8, 2 8, 2 8, ठीक है। अब आते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकाल रहा है, तो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन भी आखिरी में आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। Cl के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 Cl ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम MgCl2 बना रहे थे। आप एक-एक के लिए अलग-अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है जहाँ पर Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव आयन बना रहा है, जस्ट अभी जैसे ऊपर देख रहे हैं। अब इन दोनों का रिएक्शन कैसा होगा, जब Mg2+ वाला है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन बैठे थे इसके पास, इसने अपने अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए, ठीक है। तो Mg2+ वाले 2 इलेक्ट्रॉन, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों की वैलेंसी फुलफिल हो गई, इसकी भी सही है। चारों जन हो चुके, तीनों जन हो चुके स्टेबल कंडीशन में। ये कॉन्फ़िगरेशन 28 पे है, 288 पे है, 288 पे है, और फाइनली Mg2+ और Cl- चार्ज जो है यहाँ पर आएगा, Cl- चार्ज आएगा, तो ये Cl- के साथ ये फुलफिल होगा। तो इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको हटा देते हैं, पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। दिस इज हाउ इट हैपेंड। देन यहाँ तक कंप्लीट हो गया मैग्नीशियम। अब आते हैं ये आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ रहे, तो आयनिक बॉन्ड को खत्म करते हैं। आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये आयनिक कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की मदद से बन रहे हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखते हैं। दे आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, ये बहुत अधिकतर सॉलिड होते हैं, पर इनको हम लोग तोड़ नहीं सकेंगे, होते दिखने में सॉलिड है पर हम इनको तोड़ सकते हैं, ऐसा ऐसा कहना है। दूसरा, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, इसके बाद जो बाकी बॉन्ड आते हैं जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, ये एटम है, ये दोनों से ज्वाइन हो गए। अब ये अलग कर पाना इतना आसान नहीं है, दिखने में आसान लग रहा हो शायद आप ऐसे बोलो ऐसे निकल गया, नहीं, ये एक्चुअली में जिस वे में ये कवर्ड है ये नहीं निकल पाते इतने आसानी से। वेयर एज कोवैलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड में, कोवैलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड में ये निकाल पाना आसान होता है, तो इनको निकालना मुश्किल है एज कंपैरेटिवली। तो जैसे क्योंकि ये इतना मुश्किल है इनको तोड़ पाना, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। रीजन सुनो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पिघलना, पिघलने के लिए क्या होना चाहिए, इनको अलग होना पड़ेगा ना। बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होना पड़ेगा, पार्टिकल्स को अलग होकर बॉइल होना पड़ेगा। जैसे पानी में आप देखते हो कि बॉइल होते होंगे, तो उसमें क्या है, पार्टिकल्स अलग होकर इवापोरेट होते हैं। क्या ये इवापोरेट हो पाएगा जल्दी, नहीं। क्या ये मेल्ट हो पाएगा जल्दी, नहीं। क्यों, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि ये एक दूसरे को जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके कारण कि ज्यादा एनर्जी, लिखा हुआ है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इनके स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन को मिटाने के लिए। मतलब इनके बीच जो अट्रैक्शन है, यानी जो इनके बीच बॉन्ड बना है, जो इनके बीच कनेक्शन है, उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी,
थर्ड पॉइंट है जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन पेट्रोल। तो ये एक साधारण सी बात है, सॉल्युबिलिटी का पॉइंट कहलाता है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से सॉल्युबिलिटी के नाम से लिखा हुआ है। किस किस में सॉल्युबल है, तो वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, वेयरएस केरोसिन और पेट्रोल में नहीं होते। और वाटर में तो होंगे भी, आप सोचो जरा, वाटर में जब इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हो, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ के आए हो, MgCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ के आए हो, तो जो भी हमारे पास ये होता है आयनिक बॉन्ड के बने होते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल के बने कंपाउंड होते हैं, इन सब में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तभी तो Na+ और Cl- निकलता है। जैसे कि हमने कॉस्टिक सोडा में देखा था। इस तरीके से बहुत सारी जगह हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से ब्रेक होता है। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तब भी अपन ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर NaCl का टूटना, H2O का टूटना पढ़ के आए हैं। तो ये बात यही है कि जो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शंस होते हैं वो ब्रेक इवन होते हैं किस पे, वाटर में। कब, इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये सॉल्युबल इन वाटर है, वेयरएस केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होगा। लास्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं, तो कंडक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट, इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तभी हो सकता है जब तक उसके पास फ्री आयन ना हो, मतलब बेसिकली फ्री आयन है तभी कंडक्शन होगा। फ्री आयन का मतलब क्या होता है, वो आयन या वो चार्जेस जो ट्रैवल करेंगे। अब देखिए जब हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, मतलब ये हमारे पास V होता है, बैटरी होती है, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा आखिरी वाले पॉइंट को। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, ये बैटरी है, दिस इज अ बैटरी, और ये बैटरी जाके कनेक्ट हो रही है एक कंटेनर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जिसके अंदर पानी है और NaCl भरा हुआ है। अब ये बैटरी यहाँ से जा रही है, इधर से बाहर जा रही है, इसके अंदर बाहर जा रही है, तो क्या ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब करंट यहाँ से जाके ऐसे ऐसे जाकर क्या यहाँ से वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल बनता है। तो हाँ आएगा, क्यों आएगा इसको समझते हैं। क्योंकि NaCl की बात करें तो अपन ने कुछ देर पहले देखा इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है तो मतलब ये अंदर ब्रेक इवन हो जाएगा Na+ और Cl-। अब इसके अंदर क्योंकि Na+ और Cl- चार्ज है, मतलब इसके अंदर आयंस हैं। जब चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट पास हो सकता है। करंट पास क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये दौड़ेंगे वायर के अंदर और ये हेल्प करेंगे, तो करंट को यहाँ से यहाँ तक। अब करंट क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेगा वो इधर जाएगा, इधर टकराने पर वो Cl- को धक्का देके इस तरफ पछवाएगा, यहाँ से वो आयन चार्ज दौड़ेगा, यहाँ तक करंट पहुंचेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिटर्न हो जाएगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है, करंट चलता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी करेगा ये कौन, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट, इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों केसेस में फ्री आयन बनते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है, आज के टॉपिक में हम यहीं पे रुकते हैं। आयनिक बॉन्ड हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे मेटलर्जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।